वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी। और नाभिकीय भौतिकी के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्रियता, यानी कि जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी की बात करेंगे हम। सक्रियता क्या होती है, सक्रियता के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सक्रियता क्या होती है, एक्टिविटी क्या है, जो यानी कि जो कोई भी यदि नाभिक हैं, एकांक समय के अंदर क्षयित नाभिकों की यदि हम संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो उसी को हम लोग सक्रियता कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। तो यानी कि जो हम बात कर रहे हैं एकांक समय की, यानी कि हम बात करें कि एक घंटे के अंदर कितने नाभिक क्षयित हो चुके हैं। ये हम लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट टॉपिक में कल हम पढ़ चुके हैं इस बात को कि क्षयित नाभिकों की संख्या ज्ञात करनी हो एकांक समय में। हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक घंटे के अंदर जितने नाभिक क्षयित हो गए हैं, टूट चुके हैं, तो एक घंटे में हमने क्षयित नाभिकों की संख्या ज्ञात की, टूटे हुए नाभिकों की संख्या ज्ञात की है बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। ये उसकी एक्टिविटी होती है। या फिर बच्चों हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव नाभिकों के जो क्षय की दर होती है उसे हम सक्रियता यानी कि बच्चों एक्टिविटी कहते हैं। तो बच्चों हम इसको देखते हैं, क्या है ये सक्रियता। सक्रियता यानी कि बच्चों एक्टिविटी। एक्टिविटी की बात करेंगे बच्चों सक्रियता की, तो सक्रियता क्या चीज़ है, एक्टिविटी क्या है। एकांक समय के अंदर, मतलब एक घंटे में, एक सेकंड में, एक मिनट में, एक दिन में, एक वर्ष में, एक शताब्दी में, जो भी है, यानी कि एकांक समय के अंदर जितने नाभिक टूट चुके होंगे, जितने नाभिक क्षयित हो जाएंगे, उनकी संख्या को, एकांक समय में टूटे हुए नाभिकों की संख्या ज्ञात करनी हो, इसे ही हम क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जो रेडियो एक्टिव नाभिक हैं उनके क्षय की यदि हमें दर ज्ञात करनी हो, यानी कि समय के सापेक्ष में परिवर्तन, टूटे हुए नाभिकों की संख्या, इसी को हम दर कहते हैं। किसी के रिस्पेक्ट किसी चीज़ में परिवर्तन हो रहा है वो उसकी रेट यानी कि उसकी दर होती है। ये हमें पहले से पता है, छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है इन बातों को हमने। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी यानी कि बच्चों सक्रियता होती है। फिर हम बात करते हैं, देखेंगे सक्रियता को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर से बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं सक्रियता को। एकांक समय यानी कि dt समय में dn नाभिक क्षयित हो चुके हैं, इसे हम सक्रियता कहते हैं। तो यही तो बनेगा, इसकी डेफिनेशन को देखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, dt समय के अंदर dn नाभिक हो चुके हैं क्षयित, तो इसी को यानी कि एकांक समय में इतने नाभिक क्षय हो चुके हैं तो इसे हम सक्रियता कहते हैं। यानी कि dn क्षयित नाभिकों की जो दर होती है वो सक्रियता कहलाती, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। तो dt समय के अंदर dn नाभिक क्षयित हुए हैं, तो एकांक समय में क्षयित नाभिक जो हुए उसे ही हम बच्चों सक्रियता कहते हैं, उसकी एक्टिविटी कहते हैं। आगे बच्चों हम इसकी बात करें तो आगे देखिए हम लोग इसको तो ऐसे रिप्रेजेंट करें, यानी कि dn अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा एन होता है। इसको इक्वेशन 2 नाम दिया, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। बच्चों ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये रदरफोर्ड सोडी लॉ के अंदर पढ़ा है। रेडियो एक्टिव क्षयता का जो नियम था, चरघातांकी क्षय का जो नियम था, उसके अंदर हम ये बात पढ़कर आ चुके हैं कि dn अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा एन था। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है रदरफोर्ड सोडी नियम के अंदर कि जो क्षयित नाभिकों की जो संख्या होती, जो दर होती है, वो किसके समानुपाती होती है बच्चों, समानुपाती होती है नाभिकों की संख्या की। समानुपाती हटाया तो माइनस का लैम्डा आ रहा था, माइनस बता रहा था कि नाभिकों की संख्या में कमी होती जा रही थी, टूटते जा रहे थे। बट हम यहाँ पर मोड लगा रहे हैं, इसका केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, परिमाण की, तो बच्चों यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, क्योंकि वी नो दैट जो मोड होता है वो केवल और केवल धनात्मक वैल्यू देता है, प्लस की वैल्यू देता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो प्लस आ जाएगा। फिर बच्चों हम बात करते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम इनको देखें, कंपैरिजन करें, तो बच्चों ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं, dn अपॉन dt की जगह हम इक्वेशन नंबर 1 से r पुट करेंगे बच्चों। r इज इक्वल टू बच्चों बनता है लैम्डा n,
तो R इज इक्वल टू क्या बनेगा, लैम्डा n। तो हमने इसको लिखा है। फिर हम आगे बात करें तो n इज इक्वल टू बच्चों क्या शेष रह रहा था, n0 इज माइनस लैम्डा t। ये बच्चों हमने कहा पढ़ा रदरफोर्ड सोडी नियम के अंदर जो फाइनल इक्वेशन आई थी, शेष नाभिकों की जो संख्या थी n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t थी। ये बात भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, लास्ट टॉपिक के अंदर आ चुका है। कहाँ पे, रदरफोर्ड सोडी नियम के अंदर पढ़ा था। ये n0 तो थे प्रारंभिक नाभिक, प्रारंभ के अंदर नाभिकों की संख्या थी जब नाभिक टूटना प्रारंभ नहीं हुए थे। लेकिन जब कोई अभिक्रिया हुई, नाभिक क्षयित हुए, विखंडन हुआ, t समय के बाद बच्चों n नाभिक शेष रह रहे थे। तो n बच्चों क्या हुआ, शेष नाभिकों की संख्या। और n0 थे प्रारंभ के अंदर नाभिक, यानी कि प्रारंभ में 10 नाभिक थे, 1 घंटे बाद टूट करके 6 रह चुके हैं। तो बच्चों 6 तो हुआ n का मान शेष, n0 प्रारंभ में 10 थे। तो ये हम इस प्रकार से इसको देखा था। अब हम यहां से n की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो r इज इक्वल टू लैम्डा n0 e की पावर माइनस लैम्डा t आ जाता है। तो हमने इसको देखा इस प्रकार से, हमने n की वैल्यू को इस n की जगह पुट किया है, r इज इक्वल टू लैम्डा n की जगह। तो जिस प्रकार से लैम्डा n r के इक्वल था, उसी प्रकार लैम्डा n0 r0 के इक्वल हो जाएगा। n0 प्रारंभ के अंदर नाभिकों की संख्या थी, तो r0 बच्चों क्या होगा, प्रारंभिक सक्रियता हो जाएगी। क्यों, क्योंकि r बच्चों यहां पर क्या है, सक्रियता है, एक्टिविटी है। तो प्राइमरी एक्टिविटी r0 होगी, प्रारंभिक सक्रियता होगी। तो r इज इक्वल टू, इसकी जगह r0 लिखते हैं तो e की पावर माइनस लैम्डा t आता है। तो ये जो है वो सक्रियता ज्ञात की है। सक्रियता क्या होती है, एकांक समय में जो नाभिकों का विखंडन हो जाता है, जितने नाभिकों के विखंडन की दर जो है, क्षयित नाभिकों की जो दर होती है, एकांक समय में जितने नाभिक क्षयित हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। dt समय में dn नाभिक क्षयित हो चुके हैं, तो r इसकी क्या होगी बच्चों, सक्रियता होती है। dn अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा n। रदरफोर्ड सोडी लॉ से हमने देखा है इसको, इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो dn अपॉन dt की जगह बच्चों हम r पुट कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या बनेगा, लैम्डा n। तो हम नेक्स्ट देखें, n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। रदरफोर्ड सोडी लॉ से शेष नाभिकों की संख्या जो थी n, तो हमने बच्चों n की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की है। तो ये बनता है, जिस प्रकार से जो लैम्डा n r के इक्वल था, तो लैम्डा n0 r0 के इक्वल होगा। r0 बच्चों क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक सक्रियता, प्राइमरी एक्टिविटी है। तो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है, r इज इक्वल टू r0 e की पावर माइनस लैम्डा t। तो r जो है सक्रियता है। सक्रियता के यदि हम मात्रक की बात करते हैं बच्चों, तो बैकेरल होता है। हम इसको लास्ट क्लास में कल पढ़ चुके हैं कि जो रेडियो सक्रियता थी उसकी खोज किसने की थी, हेनरी बैकेरल ने की थी। तो इसका जो मात्रक है बच्चों वो क्या रहता है, बैकेरल रहता है। और इसका एक और भी मात्रक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूरी कहते हैं। सी के पैरों में आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूरी। एक तो इसका मात्रक बैकेरल होता है, एक होता है इसका मात्रक क्यूरी। तो हम बात करते हैं बैकेरल की। एक BQ यानी कि एक बैकेरल किसके इक्वल हो जाएगा, एक क्षय पर सेकंड के इक्वल होगा। यानी कि एक सेकंड के अंदर एक नाभिक, यानी कि एक क्षय हुआ है तो प्रति सेकंड, यानी कि बैकेरल क्या हुआ, यानी कि सक्रियता का मात्रक। सक्रियता यानी कि प्रति सेकंड क्षयित नाभिकों की संख्या। तो एक सेकंड के अंदर एक नाभिक क्षयित हुआ है, तो जो सक्रियता होगी वो कितनी होगी बच्चों, एक बैकेरल होगी। तो यानी कि एक बैकेरल किसके इक्वल हुआ, एक क्षय पर सेकंड। एक सेकंड में एक रेडियो एक्टिव नाभिक क्षयित हो चुका है, तो इसे बच्चों क्या बोलेंगे, एक बैकेरल कह देंगे। फिर हम बात करते हैं क्यूरी की। तो ये क्यूरी की बात करें, क्यूरी किसके इक्वल होता है, तो क्यूरी जो बच्चों इक्वल होता है 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बैकेरल के इक्वल होता है।
एक इसका मात्रक बच्चों क्यूरी होता है, एक इसका मात्रक बैकेरल होता है। बैकेरल 1 सेकंड में एक नाभिक क्षयित हो गया है तो वो एक बैकेरल होगा। तो फिर हम बात करते हैं क्यूरी की, तो क्यूरी क्या हुआ, वो 3.7 इंटू 10 बैकेरल के इक्वल होता है। तो ये जो बच्चों है वो सक्रियता है, यानी कि एकांक समय में जितने नाभिक क्षयित हो जाएंगे, विखंडित हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड, जो उसकी एक्टिविटी होती है उसी को हम उसकी सक्रियता कहते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों आता है, इसकी हम ज्ञात करते हैं अर्ध आयु की बात करें। अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ की बात करते हैं हम इसकी, अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ। तो बच्चों हम हाफ लाइफ की बात करें, अर्ध आयु की यदि हम बात करें तो इसकी अर्ध आयु देखते हैं क्या होती है। यानी कि जो रेडियो एक्टिव नाभिक है, यानी कि जो सक्रिय नाभिक है, एक्टिव न्यूक्लियस है, तो वो जितने समय के अंदर प्रारंभिक नाभिकों का आधा रह जाते हैं टूट करके, तो जो टाइम है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी अर्ध आयु कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि 10 नाभिक थे प्रारंभ के अंदर, और जो है 20 घंटे के अंदर 5 नाभिक शेष रह चुके हैं, यानी कि आधे शेष रहे हैं, आधे टूट चुके हैं, वो विखंडित हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो 20 घंटे होंगे बच्चों, वो इसकी अर्ध आयु होगी। यानी कि जितने समय के अंदर कुल नाभिकों के आधे नाभिक शेष रह जाएंगे, यानी कि आधे विखंडित हो चुके हैं, टूट चुके हैं, वो जो समय होगा उसे हम उसकी अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ कह देते हैं। यानी कि अभी हमने एग्जांपल लिया, जितने समय में आधे नाभिक शेष रहेंगे, आधे विखंडित हो जाएंगे। कि फॉर एग्जांपल बात करें 50 नाभिक थे, 50 में से 25 नाभिक टूटने में समय लगता है 2 वर्ष का। 2 वर्ष के अंदर 25 नाभिक शेष रहे, 25 जो है वो विखंडित हो गए, टूट चुके हैं। तो जो अर्ध आयु हुआ वो कितना होगा बच्चों, 2 वर्ष होगा। यानी कि आधे नाभिक टूटने में जितना भी समय लग जाता है वो उसका अर्ध आयु होता है, वो उसकी हाफ लाइफ होती है। तो हम बात करते हैं, इक्वेशन थी n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं, इसको हम यदि देखें n0 तो क्या थे, जो इसके प्रारंभ के अंदर हम बात करें नाभिक थे, n थे शेष नाभिक। तो जो शेष नाभिक है वो प्रारंभिक नाभिकों का आधा रहने चाहिए। तो बच्चों n शेष नाभिक, n0 प्रारंभिक नाभिक, तो n जो है वो शेष नाभिक, तो शेष कितने बचे, प्रारंभिक का आधा। प्रारंभिक n0 थे तो आधा n0/2, और जो इसको समय लगा मान लिया कैपिटल T टाइम लगा, तो स्मॉल t की वैल्यू हमने कैपिटल T रखी है। वो तो कितना भी लग सकता है, अभी हमें ज्ञात नहीं है, तो हमने माना इसको कैपिटल T समय लगा है कि पहले n0 नाभिक थे, n0/2 शेष रह चुके हैं, तो अपने पास t टाइम लगा कैपिटल T। तो बच्चों वैल्यू पुट करने जाएं तो ये क्या बनता है, n0/2 हमने n की जगह पुट किया, इक्वल में n0 पड़ा है, e माइनस लैम्डा, स्मॉल t की जगह बच्चों हमने कैपिटल T पुट कर दिया है। n0 से n0 को बच्चों हमने कैंसिल किया, तो ये बनना चाहेगा e की पावर माइनस लैम्डा t इज इक्वल टू 1/2। जो शेष बचा हमने वही लिखा। तो e की पावर माइनस लैम्डा t को बच्चों नीचे लेकर आए यदि, तो ये नीचे आकर के किसका होगा, प्लस का होगा, वो सेम पड़ा है। यानी कि e की पावर लैम्डा t इज इक्वल टू 2 बनेगा, बराबर में है, तो हमने इसको पलट के लिख दिया है इस टाइप से। तो ये बात हमें अच्छे से पता है, e उस साइड जाएगा तो ln यानी कि लोग, ln2 लॉग बेस को हम ln लिख सकते हैं, तो ln2 लिख लिया हम लोग, 2 भी लिख सकते हैं, ln2 भी एक ही बात है, शॉर्ट में ln लिखा जाता है लॉग को। तो ये बन जाएगा, क्योंकि अब रदरफोर्ड सोडी लॉग के अंदर भी ये हम लास्ट क्लास में कल भी इसको पढ़ के आए थे कि जब लॉग था, लॉग को जब इधर ट्रांसफर करते हैं तो जो वैल्यू होती है e की पावर में चली जाती है, तो वैल्यू e की पावर में है तो e उधर ट्रांसफर होगा तो वो log बन जाएगा बच्चों। तो ये ln बन गया, log e बेस को हम ln भी लिख सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ से बात करते हैं t जो था अर्ध आयु थी, हाफ लाइफ थी जो t था, तो बच्चों ये बनता है ln2 में लैम्डा। तो t इज इक्वल टू ln2 की वैल्यू होती है 0.693, तो t इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा।
लैम्डा बच्चों यहाँ पर क्षय नियतांक होता है, क्षयांक होता है। और बच्चों जहाँ पर जो टी की बात कर रहे हैं हम, टी बच्चों यहाँ पर क्या होता है, अर्ध आयु है, हाफ लाइफ है। अर्ध आयु हाफ लाइफ बच्चों क्या होती है कि जितने समय के अंदर आधे नाभिक विखंडित हो गए, कुल नाभिकों का जो है आधे नाभिक शेष रह चुके हैं, तो आधे नाभिक विखंडित होने में यानी कि शेष आधे नाभिक शेष रहने में जो समय लगा है वही क्या कहलाता है बच्चों, अर्ध आयु, हाफ लाइफ कहलाता है। हम देखें n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी थी शेष नाभिक जो इतने बचते हैं, तो शेष नाभिक n0/2 रहने चाहिए, आधे नाभिक बचने चाहिए, और इसको टाइम लगा बच्चों कैपिटल टी। तो n की जगह हमने n0/2 पुट किया, स्मॉल t की जगह हमने कैपिटल टी पुट किया, n0 से n0 कैंसिल किया, जो बचेगा हमने इस टाइप से लिख लिया है। तो ऊपर माइनस लैम्डा टी था, नीचे जाकर के ये बच्चों प्लस का हुआ, इक्वल में हमने लिख लिया, ई उधर जाएगा तो ln2 यानी कि log 2 बना, और टी की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा अपोन में आया ln2 यानी कि log 2 की जो वैल्यू है हमने निकाली है तो 0.693 होती है, तो t इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा आया, ये इसका हाफ लाइफ यानी कि अर्ध आयु है। तो फिर बच्चों इसमें नेक्स्ट कुछ एग्जाम क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इस लेसन में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इतने नाभिक टूटने में इतना समय लगा तो इतने टूटने में कितना समय लगेगा, कितने वर्ष बाद शेष नाभिक रह जाएंगे, इतने नाभिक शेष रहने में कितना समय लगेगा, तो ऐसे टाइप के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला देखते हैं इसके लिए। तो इसी के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम ज्ञात करेंगे। वह फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं हम लोग, देखते हैं उसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। n इज इक्वल टू बच्चों होता है, हमने देखा n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी की बात करने, लैम्डा टी स्मॉल के अंदर होता है बच्चों, इसमें माइनस लैम्डा टी। तो ये हमने लिया है, अभी लैम्डा टी हुआ तो इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा है। आगे हम देखिए लैम्डा की जो बच्चों हमने वैल्यू निकाली थी वो यहाँ से कितनी आ सकती है। देखो अगर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम निकालें तो बच्चों 0.693 अपॉन में कितना बनेगा, कैपिटल टी। 0.693 को हम log 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लैम्डा की वैल्यू बच्चों कितनी आई, ln2 अपॉन कैपिटल टी। यहां से निकालिए हम, लैम्डा इधर गया, टी इधर आएगा, तो n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस ln2, और हम बात कर लेते इधर स्मॉल टी और कैपिटल टी इधर पड़ा तो हमने बाहर लिख लिया। बच्चों हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम आगे देखें, n इज इक्वल टू n0 e को हम नीचे ले आए तो बच्चों ये जो वैल्यू हो वो किस में बदल जाएगी, प्लस में। ये माइनस में थी तो जो पावर थी वो किस में होगी बच्चों, प्लस में हो जाएगी, तो हमने इसको प्लस में लिख लिया नीचे आकर के। फिर हम n0 को और नीचे ले आए तो ये बन जाएगा 1 अपॉन e की पावर ln2 स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी। तो कुछ इस प्रकार से ये बदला है। तो हम देखें e की पावर ln2 की जो वैल्यू होती है वो बच्चों कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2। ई बेस लॉग 2 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं n अपॉन n0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। अगर हम सक्रियता की बात करेंगे r अपॉन r0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो ये बन जाता है, ऊपर हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। तो इसका फॉर्मूला बन चुका है। तो हमें पहले इतने जो नाभिक थे शेष इतने बचे, कितना टाइम लगेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, जो भी हमें फाइंड करना हो वह इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में काम आएगा, और ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत जगह पर पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी बोर्ड के अंदर भी पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं। रदरफोर्ड-सोडी लॉ के अंदर शेष बचे नाभिकों की संख्या थी। तो हम लैम्डा की वैल्यू ln2 अपॉन टी होती है हम फाइंड कर चुके हैं अर्ध आयु से, हाफ लाइफ से। तो हमने इसकी वैल्यू को केवल पुट किया है लैम्डा की जगह। तो हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी पावर, n0 को इधर ले आए तो ऊपर 1 बचेगा, e की पावर log 2 की वैल्यू होती है 2, तो हमने केवल इसकी जगह 2 लिखा है। रेडियो सक्रियता के की बात करेंगे, रेडियो
की सक्रियता की यदि बात करें हम लोग, एक्टिविटी की बात करें तो n की जगह r, n0 की जगह r0 आया तो ये फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ से हम जो है इसकी अर्धायु, सक्रियता, शेष नाभिक जो भी हम ज्ञात करना चाहें वो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखते हैं, हम माध्य आयु की बात करते हैं, मीन लाइफ की। माध्य आयु, मीन लाइफ, तो माध्य आयु है, मीन लाइफ है, वो क्या होती है, हम माध्य आयु ज्ञात करते हैं। माध्य समांतर माध्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। तो जो होता है इसी प्रकार से ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते आ रहे थे। तो जो हम देखें इसको टो से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बन जाएगा समस्त परमाणुओं की आयु का योग, समस्त परमाणुओं की आयु का योग अपॉन परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं या नाभिकों की कुल संख्या। यानी कि हम माध्य कब ज्ञात करते हैं कि किसी का भी माध्य ज्ञात करना हो तो सभी का टोटल लेते हैं और उनका कुल संख्या लेते हैं। तो हम यहाँ पर माध्य आयु परमाणुओं की या नाभिकों की माध्य आयु ज्ञात करने जा रहे हैं, तो सारे परमाणुओं की या सभी नाभिकों की पहले आयु का योग कर लेंगे और टोटल कितने परमाणु या कितने नाभिक है उनकी संख्या ले लेंगे। तो ऐसे समांतर माध्य या माध्य ज्ञात किया। माध्य कब ज्ञात किया जाता है, कैसे कि सभी का टोटल करेंगे और अपॉन में उनका नंबर आ जाता है, उनकी संख्या। तो आयु ज्ञात करनी है, आयु का माध्य ज्ञात करना है तो कुल आयु अपॉन जो है उनकी जो संख्या आ जाएगी परमाणुओं की। तो हम देखते हैं इसको किस प्रकार से लेंगे। तो इज इक्वल टू 0 से अनंत समय के अंदर, जो मान लिया कि अनंत समय लग रहा है समस्त परमाणुओं में, t से लेकर dn नाभिक और t समय के अंदर विखंडित हो रहे, 0 से अनंत समय लग रहा है, तो ये अणुओं का जो है परमाणुओं की आयु का योग आ चुका है। dn परमाणु है, t समय तक जा रहे हैं तो ये t dn हो जाएगा, पर टोटल अनंत समय लग रहा है। कुल परमाणुओं की संख्या मान लेते हैं हम n0 है, तो अपॉन में क्या आएगा बच्चों, n0। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को जो हमने लिखा है। आगे हम ये बात पढ़ के आ चुके हैं, dn अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा n होता है। रदरफोर्ड सोडी लॉ के अंदर हमने इसको पढ़ा था, चरघातांकी क्षय नियम के अंदर ये होता है। तो बच्चों हम इसकी वैल्यू को पुट करें, यदि टो इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, टो इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, हम यहाँ से पहले इसकी वैल्यू को निकाल ही लेते हैं, तो क्या बनती है, तो यानी कि ये dn अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा n है। हम यहाँ से dn की वैल्यू निकालना चाहें, लैम्डा n dt बन जाएगा। dt कहाँ चला गया, इधर मल्टीप्लाई में। तो बच्चों dn की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा, देखें, टो इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और dn की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, एक तो लैम्डा n t तो पढ़ा ही है और साथ में आ जाएगा dt और अपॉन में क्या पढ़ा है, n0 पढ़ा ही है ये। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे तो ये बन जाता है, अपॉन में n0 है। हमने केवल dn की जगह लैम्डा n dt पुट किया है, तो dn की जगह लैम्डा n dt, बाकी सेम वैसा का वैसा पढ़ा। आगे हमने ये भी पढ़ा n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t होता है। रदरफोर्ड सोडी नियम के अंदर पढ़ के आए हैं, इसको भी हम पुट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या बनती है, तो बच्चों यहाँ पर बनेगा लैम्डा n0 e की पावर माइनस लैम्डा t और t dt, कुछ इस प्रकार से बनता है। और नीचे कौन पड़ा है बच्चों, n0 पड़ा है, n0 से n0 तो कैंसिल हुआ और जो लैम्डा है वो कांस्टेंट है, बाहर आएगा 0 से इन्फिनिटी और e की पावर माइनस लैम्डा t और साथ में पड़ा है t और dt। तो ये चीज़ बची है। पीछे जो शेष की बात करें और यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों आइलेट रूल लगेगा, फर्स्ट और सेकंड मान के करना पड़ेगा, बट हम इसको इतना ओपनली नहीं करते हैं यहाँ पर। तो ये हमें पता होना चाहिए, आइलेट रूल मैथ में इंटीग्रेशन में हमने इसको देखा है, तो हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे इसको यहाँ पर सॉल्व करके। तो इसकी वैल्यू आती है 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर आती है, इसको सॉल्व करोगे तो आप ये वैल्यू बनेगी। तो टो इज इक्वल टू, एक लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन लैम्डा आ चुका है। तो टो इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा आया। तो यानी कि जो माध्य आयु है क्षय नियतांक की जो है वो बच्चों व्युत्त क्रमानुपाती होती है, इसके व्युत्त क्रम के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम इसको देखें, माध्य आयु
यानी कि माध्य ज्ञात करना हो आयु का, तो कुल परमाणुओं की हम आयु का योग यानी कि संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं लेते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए, मीन ज्ञात करने के लिए किसी का भी। तो हम आयु का माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो कुल परमाणुओं की आयु का योग कर लेंगे अपॉन में उन परमाणुओं की जो है बच्चों वो कुल संख्या आ जाती है। और हम देखें तो समस्त परमाणु के जो टी डी एन परमाणु है टी समय तक जा रहे हैं तो टी डी एन 0 से इन्फिनिटी समय लग रहा है और कुल परमाणु की संख्या n 0 है। डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन, ये रदरफोर्ड सोडी यानी कि क्षय नियतांक का चरघातांक की क्षय का नियम होता है, तो हमने देखा है इसको। तो डी टी को उधर ले गए तो ये लैम्डा इन डी टी बनेगा। तो बच्चों हमने क्या किया, जहाँ से जो डी एन की वैल्यू थी वो इस डी एन की जगह पर पुट की तो ये बन जाता है ओनली वैल्यू पुट करने पर। फिर हमने क्या किया, n इज इक्वल टू एन जीरो की पावर माइनस लैम्डा टी होता है, ये शेष नाभिकों की संख्या थी रदरफोर्ड सोडी लॉ के अंदर, तो हमने n की जगह पर पुट कर दिया n0 की पावर माइनस लैम्डा टी, बाकी सेम है। n0 से n0 कैंसिल किया, लैम्डा कांस्टेंट था जो कि बाहर आया, तो 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस लैम्डा टी और टी डी टी शेष बचेगा। इसका समाकलन किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए 0 से इन्फिनिटी लिमिट पुट करके तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर आता है। तो हमने एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल किया तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा आया। तो जो माध्य आयु होती है वो क्षय नियतांक की जो होती है वो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसके रिवर्स होती है, उसकी उल्टी होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है।